Hello children, myself Jagdamba Singh. Welcome in Political Science class. We are continuing chapter number 1 which is Political Theory and Introduction and this is the fourth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था Why do we study political theory और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Putting political theory to practice कि किस तरह से इन political theories को हम लोग प्रैक्टिस में ला सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसको. In this textbook, we have to study one aspect of political theory which deals with the origin, meaning and significance of political ideas. As we know कि political theory deals with political ideas and principles. जो principles और ideas होते हैं उनके साथ political theory deal करती है. वो political ideas और principles क्या हैं? तो these ideas are freedom, equality, citizenship, justice, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन. ये बहुत सारे हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे इन पॉलिटिकल थ्योरी. दीज आइडियाज कैन नॉट बी डिफाइंड इन स्टैटिक वे. ये जो आइडियाज़ होते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर नॉट स्टैटिक. इसका क्या मतलब है कि स्टैटिक नहीं है? स्टैटिक से क्या मतलब है? यानी कि ये बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े हैं एक जगह पर. इसको कहने का तात्पर्य है कि इसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है. ये कोई फिक्स नहीं है. जैसे कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं, उसमें अगर एक ट्रायंगल को डिफाइन करना है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज अ शेप विच हैज़ 3 साइड्स. तो लेकिन ये इसका मान लीजिए कि डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसका कोई एक निश्चित डेफिनेशन नहीं हो सकता है. ये स्टैटिक नहीं है. अब ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग जिस ढंग से उसको देखते हैं, इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं, समझते हैं, वो उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं. मतलब जिसने जैसा समझा वैसा इंटरप्रेट किया. एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूँगा कि 7 ब्लाइंड्स पीपल थे और उनसे कहा गया कि आपको बताना है कि हाथी, एलिफेंट कैसा होता है. तो उनको छूने के लिए दिया गया. एक व्यक्ति ने एलिफेंट के पैर पकड़े तो उसने कहा कि एलिफेंट जो है वो पिलर की तरह होता है. एक ने उसके पेट को छुआ तो उसने कहा कि ये वॉल की तरह होता है. किसी ने उसके टेल को छुआ तो उसने कहा कि ये रोप की तरह होता है. तो 7 पीपल्स ने 7 तरह से उसको डिफाइन किया. इसमें से कोई भी पूर्णतः सही नहीं था, फुल्ली कोई भी सही नहीं था और कोई भी गलत भी नहीं था. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने जिस दृष्टि से, जिस व्यू से उसको देखा, उसने वैसा इंटरप्रेट किया. तो ठीक वही चीज़ पॉलिटिकल थ्योरी में होती है. इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं. इस पर अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है इसको. तो इसलिए कोई एक स्टैटिक डेफिनेशन इसका नहीं हो सकता है. इसको हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी कॉन्सर्न आवर रिलेशनशिप विथ अदर ह्यूमन बींग्स. यानी कि रिलेशनशिप को बताता है. इक्वालिटी जो है वो रिलेशनशिप पे बेस्ड है. ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एक रिलेशनशिप को बता रहा है. तो हम लोग देखते हैं कि अदर ह्यूमन बींग्स के रिलेशन को ये बताता है कि इक्वालिटी क्या है. रादर देन थिंग्स, ये कोई वस्तु नहीं है. यानी कि ये फिजिकल चीज़ें नहीं हैं जिसको एक एग्जैक्ट उसको बता दिया जाए कि स्टैटिक डेफिनेशन हो उसका. तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये ह्यूमन बींग्स के रिलेशंस पे आधारित होता है. तो रिलेशन जिसका जैसा होगा उसके साथ, जिसने जैसे उस रिलेशन को देखा वो वैसे उसको इंटरप्रेट करेगा, वैसे उसको डिफाइन करेगा. यानी कि ये कोई थिंग नहीं है, ये कोई एक वस्तु नहीं है जिसको डिफाइन करना है. ये एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप आपको दिखाई नहीं देता है. रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत होती है और जिसने जैसा समझा वह उसने वैसा उसको डिफाइन किया. तो ह्यूमन बींग्स हैव ओपिनियंस ऑन द इश्यूज. अलग अलग ओपिनियंस ह्यूमन बींग्स को लेके हैं लोगों के. कोई किसी नज़रिए से देखता है किसी चीज़ को, कोई किसी और नज़रिए से देखता है किसी चीज़ को.
तो उसके ओपिनियन हर इश्यूज़ पे अलग अलग हो सकते हैं। लाइक इक्वालिटी एंड नीडेड टू बी अंडरस्टूड, जैसे कि हम लोगों ने इक्वालिटी को समझा अभी कि इक्वालिटी जो है वो रिलेशनशिप पे आधारित है, वो कोई एक वस्तु नहीं है, वो कोई एक थिंग नहीं है जिसको डिफाइन किया जाएगा, वो एक रिलेशनशिप है जिसको डिफाइन करना है, और जिसका जैसा रिलेशनशिप उसने समझा वो वैसा डिफाइन करेगा उसको। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है इसको, कि ह्यूमन बीइंग हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज, सब के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, हर इश्यूज पे अपने ओपिनियन के साथ वो खड़ा दिखेगा आपको। लाइक इक्वालिटी, जैसे कि हम लोगों ने इक्वालिटी को अभी समझा, एंड नीडेड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड, और इसको समझने की ज़रूरत है और इसमें एक सौहार्द रखने की ज़रूरत है, एक पोलाइटनेस आदमी के अंदर होना चाहिए इन सारे रिलेशंस के बीच में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो रिलेशंस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इन इन चीज़ों में भी एक सेंसिटिवनेस आपको दिखाई देगा, इन चीज़ों में भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो आपको टच कर रहा है, ये आपसे रिलेटेड चीज़ है, ना कि किसी वस्तु से रिलेटेड चीज़ है, ये आपके फीलिंग्स पे आधारित है। जिसने जैसा फील किया उसने वैसा बताया, उसको वैसे वैसे उसको इंटरप्रेट किया। आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, तब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कि ये स्टैटिक नहीं है, ये आइडियाज और प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, और कोई एक डिफिनिट डेफिनेशन इनका नहीं हो सकता है। जो जैसे इस रिलेशन को देखेगा वो वैसा इंटरप्रेट करता है, तो इसके आयाम बदलते हैं, तो ये इसमें चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को भी हम लोग अडॉप्ट करते चलते हैं, उन चेंजेस को भी हम लोग लेते चलते हैं। जैसे जनरल रिलेशंस में होता है कि हम लोग देखते हैं कि कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी झगड़े होते हैं, कभी बहुत प्यार होता है, तो जिस तरह से रिलेशन डेवलप होता है उसी तरह से ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप होते हैं, और उनमें कभी खटास भी आती है और कभी मिठास भी आती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि इक्वालिटी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, और आप किसी एक राशन की कतार में खड़े हैं या किसी शॉप पे खड़े हैं आप, जो एक लंबी कतार लगी हुई है, क्यू लगा हुआ है, और आप काफ़ी पीछे हैं, तभी एक थोड़ा हिस्ट पुस्ट आदमी जो है वो आगे जाके सबको हटा के अपने लेने लगता है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि उस आदमी ने आपको चीट किया है कहीं ना कहीं। उसने सबको अपॉर्चुनिटी थी कि सब लोग जाके समय से लें अपने, जिनका टर्म आएगा वो जाके शॉप से सामान लेगा, लेकिन वो उस आदमी ने उस नियम को तोड़ा, और वो उसने जो एक इक्वालिटी वहाँ मेंटेन की गई थी उस इक्वालिटी को ख़त्म कर दिया। तो उसके प्रति हम लोगों को ये होगा कि वो एक चीट करने का काम उसने किया है। लेकिन वहीं अगर इसको दूसरे ढंग से देखा जाए कि एक डिसेबल व्यक्ति जिसके पैर ठीक नहीं है, वो व्हील चेयर पर आता है और आगे जा कर के सामान शॉप से ले लेता है, तो उसको हम लोग नहीं खराब मानते हैं, कहते हैं कि वो व्यक्ति उतने देर कैसे खड़ा रह सकता है या वेट कर सकता है, उसको ले लेना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इक्वलिटी नहीं देखते हैं, या रेस हो रहा है, आप कहें कि एक व्यक्ति जिसका पैर खराब है इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो भी आपके साथ रेस में दौड़े, तो वहाँ इक्वालिटी कहाँ है? वो डिसेबल है, वो तो दौड़ ही नहीं सकता है, और आप जो है आप कह रहे हैं कि इक्वालिटी मेरे साथ उसको इक्वल कीजिए, तो ये संभव नहीं होता है। इक्वल को इक्वल के साथ और अनइक्वल को अनइक्वल के साथ देखा जाएगा, और इस चीज़ पे आधारित ये पूरा पॉलिटिकल थ्योरी है। आइए इसको और भी आगे विस्तार में समझते हैं। बच्चों, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, आप जब जाने इन आइडियाज़ के बारे में, जैसे इक्वालिटी के बारे में आप लोगों ने जाना थोड़ा सा, तो आपको ये लग रहा होगा कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये आइडियाज़ इनको समझना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत इजी और आपसे रिलेट करता हुआ चीज़ है। आप हर समय इसमें ये अनुभव करेंगे कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर रही हैं। जैसे व्हेन वी आर इन प्लेग्राउंड और क्यू वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब हम किसी प्लेग्राउंड में होते हैं या फिर किसी कतार में लगे होते हैं, तो वहाँ हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको मिले।
कि हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो किसी लाइन में खड़े हो, तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक समान इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ हम लोग को मिलनी चाहिए। लेकिन इफ़ वी सफ़र फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर हम लोग सफ़र करते हैं डिसेबिलिटी से, यानी आपके पाँव में चोट लग जाए, सपोज़ कीजिए कि आपके पाँव में चोट लग जाए, वी वांट स्पेशल प्रोविज़न मेड, तो वैसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स हमारे लिए हो जाती तो अच्छा रहता। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में चोट है और आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और सीटें पूरी भरी हुई हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई आपको बैठने की जगह दे देता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि आपके पैर में चोट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इक्वालिटी चाहते हैं और कहीं कहीं हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट खोजने लगते हैं, कहीं कहीं हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट्स चाहते हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि इनको समझने की ज़रूरत है कि क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए या वो नीडेड है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी कैनॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, जब हम अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट इनफ। वैसी स्थिति में इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। एक बच्चा जिसके गार्जियंस नहीं है, वो कहीं भी कोई भी काम करके आप अपने अपने पेट को किसी तरह से पाल रहा है, किसी तरह से वो अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है, और आप कहें कि आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, आइए, उसके लिए वो क्या है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में पढ़ सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके लिए वो पढ़ाई क्या मायने रखती है, वो अपॉर्चुनिटी क्या मायने रखती है? वहाँ तो वो संघर्ष कर रहा है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए वो सर्वाइव कर रहा है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ी हुई है, वो किसी तरह 2 वक्त की रोटी ढूंढ रहा है, और वैसे में आप कहें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, आइए उसका लाभ उठाइए, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके किस काम की? तो जहाँ व्हेन वी कैनॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स, जब बेसिक नीड्स भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है कोई, तो वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? वहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता इक्वल अपॉर्चुनिटी का, वो बेसलेस है। सम स्पेशल प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड, इसलिए ये जरूरी है कि सम स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। और ये स्पेशल प्रोविजंस कौन करता है? ये स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ओवरऑल गार्जियन जो है वो गवर्नमेंट ही है, सबको देखना उसकी जिम्मेवारी है कि कोई सरवाइव ना करे किसी चीज़ के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि वैसे बच्चे जो भोजन के लिए उनको मुहाल हैं, उनको मिड डे मील जैसे कार्यक्रम के जरिए पढ़ाई के साथ साथ खाना भी गवर्नमेंट मुहैया करती है, और रिजर्वेशन जैसी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि वो पढ़े लिखे आगे बढ़ें और अपने लाइफ में स्टेबल हो सके। सो फॉर सच रीजंस वी हैव मैनी डेफिनेशंस। हम लोगों ने ये जाना कि ये डेफिनेशन इतने अलग अलग क्यों हैं और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया। इसके कारण जो है, बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इक्वालिटी कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो जैसे कंडीशंस बदलती हैं ये इक्वालिटी के मीनिंग भी वहाँ पे बदल जाती है, उसके आयाम भी बदल जाते हैं, उसका स्वरूप भी बदल जाता है, उसको देखने का ढंग भी बदल जाता है। वी स्टार्ट विथ व्हाट इट मीन फॉर आवर सेल्फ। हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं अपने आप से कि हमारे लिए इक्वालिटी क्या है, उसको हम लोग पहले देखते हैं। देन प्रोसीड टू कंसिडर अदर्स, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरों के नज़रियों से उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे पुअर्स के लिए वो क्या हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उनके लिए इक्वालिटी क्या मायने रखती है, या सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए इक्वालिटी के क्या मायने हैं, क्या वहाँ आयाम चेंज हो रहे हैं, क्या उसका स्वरूप चेंज हो रहा है वहाँ पर, क्यों उसकी मीनिंग चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में जानते हैं। वी डिस्कवर वन आइडिया विथ मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। इन आइडियाज़ के मीनिंग के कई लेयर्स हैं, एक परत को अगर हटाया जाएगा तो दूसरी बात सामने आ जाती है, फिर उस लेयर को हटाया जाएगा तो तीसरी बात सामने आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके कई आयाम हैं, कई रूप हैं, और ये लेयर्स में छिपे हुए हैं, वे ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बट जब उनके डेप्थ में हम लोग जाते हैं,
उस बात की गहराई में जब हम लोग जाएंगे और विभिन्न नज़रियों से देखने की कोशिश करेंगे तो उसके मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्लैरिफाई द मीनिंग। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इन आइडियाज़ और प्रिंसिपल को हमारे सामने लाया है, हाउ दे अंडरस्टूड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, उन लोगों ने इन चीज़ों को किस तरह से समझा है, उसके पीछे, उनके समझ के पीछे क्या चीज़ें हैं, इसको उन लोगों ने बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोगों के सामने पुट किया है, उनको हमारे सामने रखा है। यू हैव टू पुट दिस आइडियाज एंड प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। और अब हम लोग इन आइडियाज़ को, इन प्रिंसिपल्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस हो रही हैं ये हमारे डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में ये चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं और कहाँ कहाँ ये चीज़ें किस किस मीनिंग में हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, कि कैसे इनको प्रैक्टिस में लाएंगे हम लोग और कैसे प्रैक्टिकली हम लोग इनको समाज में देख पाएंगे, इन मीनिंग्स को, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो फ्रीडम हो, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, उनको हम लोग पूरे बुक में के दौरान बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।